तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानियां बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दिल थाम कर इन कहानियों को ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ठीक जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो अब ठीक रात भी हो चुकी है, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आप सभी का नमस्कार। मैं महेश सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। 3 साल से मैं सर की लगातार कहानियां सुन रहा हूँ। आज मैं सबको देखते हुए अपनी कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद सर मेरी कहानी नहीं डालेंगे, लेकिन सबकी कहानियां देखकर मुझे हिम्मत आई, इसीलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों बात 2018 की है। मैं प्रयागराज का रहने वाला। मेरे घर में माता पिता और मेरी बहन है। एक दिन की बात है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि काफ़ी समय से हम नानी के घर नहीं गए, क्यों ना वहाँ होकर आते हैं। दोस्तों मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क और डेवलपमेंट वगैरह नहीं था, इसीलिए वहाँ यहाँ की तरह रहना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन क्या करता, जब सब घर वाले जा रहे थे तो मुझे आखिर में हाँ बोलना ही पड़ा। इसके ठीक अगले दिन हम लोग रवाना हो गए। आपको बता दूं कि मेरे गांव का नाम धोली है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर सिटी के आगे है। खैर, जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो उसी वक्त मेरे पास भाई बहन जो कि मामा के बच्चे थे वो मेरे पास आ गए, और ठीक एक लड़की रीना जो कि हमारे घर के बगल में रहती थी वो भी वहां पर आई हुई थी। हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत करी और इसके बाद वो चली गई। वो रात बहुत अच्छे से कट गई। लेकिन जब हम सुबह सुबह उठे तो ठीक जब मैं बाहर गया तो बाहर बहुत तमाशे की आवाज आ रही थी। मैं ठीक जैसे ही गेट के बाहर निकला तो पाया कि रीना का जो नया वाला घर था उसके गेट के सामने उसके माँ बाप जोर जोर से गेट को पीट रहे थे। मैं ठीक जब उनके पास पहुंचा मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की और आखिरकार वो गेट टूट गया। इसके बाद हम लोग अंदर गए। दोस्तों आप यकीन भी नहीं करोगे, हम लोग जैसे ही रीना के कमरे में गए तो देखा कि रीना ने खुदकुशी कर ली थी। उसको देखकर मेरे बदन में एक सनसनी सी छा गई, क्योंकि मैं पहला आदमी था जिसने उसे देखा था। सच कहता हूँ, उसे देखकर मैं वहां से निकल गया। सबके सब उसे देखकर एकदम टूट से गए थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रितु जो कि रीना की बड़ी बहन थी, उसने भी उसी दिन 7 अप्रैल को 2017 में अपने आप को इसी तरह से मार लिया था। और ठीक रीना ने भी 7 अप्रैल 2018 में ये खुदकुशी की। दोस्तों ये बात जब मुझे पता चली तो मैं तो बहुत डर गया। जैसे तैसे दिन कटा और फिर रात आई। मैं बस सोने की तैयारी कर रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई आकर बैठ गया है। मुझे लगा कि शायद मेरे मामा का छोटा बेटा आकर ये सब कर रहा है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप सोता रहा। लेकिन अगले दिन जब मैंने मामी से पूछा तो मामी ने कहा कि कल तो अमन उसके दोस्त के घर पर सोया था और मैंने तो रात को गेट लॉक कर दिया था, वो अंदर आ भी नहीं सकता था। दोस्तों इसके बाद मेरी डर से हालत खराब हो गई। मैं पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहा और धीरे धीरे फिर रात आ गई। जैसे तैसे मैंने सोने की कोशिश की और ठीक 2 घंटे के बाद अचानक मुझे कल जैसा ही फील हुआ। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि सामने रीना थी। उसकी आंखें एकदम लाल। वो मेरी तरफ देखकर मेरा गला पकड़ने लगी। यकीन मानो मेरी आवाज ही गायब हो गई। उस वक्त मैं अपनी जान अपनी आंखों से जाते हुए देख रहा था। मैंने भगवान को बहुत याद किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी रिंगटोन में हनुमान चालीसा चलाई। उसी वक्त मेरे दोस्त नैतिक ने मुझे फोन किया, तब जाकर उसने मेरा गला छोड़ा। इसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। उसके जाते ही मैं उठा और घर में भागकर सबको उठा दिया। मैंने तुरंत ही सारी बातें सबको बता दी। घर वाले मुझे उसी समय एक तांत्रिक के पास लेकर गए और वहां उन बाबा ने मुझे बैठाकर मेरे ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसी वक्त अचानक से मेरे अंदर रीना की आत्मा आ गई। वो बार बार यही कहने लगी कि मैं इसे लेकर जाऊंगी। बाबा ने उससे तुरंत कहा कि इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। रीना ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे मारा है और मैं इसे मारूंगी, वो ठीक मेरे अंदर है। दोस्तों इतना कहकर वो हंसने लगी। बाबा ने लगातार बहुत सारे मंत्र पढ़े, तब जाकर मैं शांत हुआ। मेरे शांत होते ही बाबा ने मेरे ऊपर गंगा जल डाला और फिर दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। ये सब कुछ होने के बाद मैं अचानक से बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर प्रयागराज में था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम अचानक से कोमा में चले गए थे पिछले 1 हफ्ते से। दोस्तों ये सुनने के बाद मेरे तो सर में दर्द सा हो गया। माँ ने कहा कि तेरे बेहोश होने के बाद हम तुझे अगले दिन ही वहां से ले आए। तब से लेकर अब तक तुझे 7 दिन हो चुके हैं।
दोस्तों आज 7 साल हो चुके हैं मैं अपनी नानी के घर में नहीं गया, और वैसे भी नानी के घर पर सिर्फ नाना के अलावा कोई भी नहीं रहता। मामा मामी भी चल बसे और उनके बच्चे भी एक एक्सीडेंट में। दोस्तों ये कहानी इतनी ही थी, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस बात का जवाब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह रीना ने बताया कि उसकी बड़ी बहन ने उसे मारा, ये बात भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आखिरकार क्या ऐसी कहानी रही होगी? अगर आपको कुछ आइडिया लगता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने शौर्य सिंह की कहानी। दोस्तों वाकई इनकी कहानी इंटरेस्टिंग तो थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी बताई मुझे उसमें झूठ कहीं भी नजर नहीं आया। और ठीक इस कहानी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जब भी कोई इंसान अपनी कहानी बताता है तो एक बात आप हमेशा गौर कीजिएगा कि कहानी सुनकर पता लग जाता है कि इसमें कितना झूठ और कितना सच है। बाकी मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये बात 2012 की गर्मियों की है। आपको बता दूं कि मेरी माँ नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब पिताजी नाइट जॉब करते हैं तो मेरे बड़े भैया नीचे सो जाया करते हैं और मैं छत पर अकेली सो जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पड़ोस में एक दीदी है जिनको दहेज के कारण शादी के 1 महीने बाद मारकर और ठीक शादी का जोड़ा पहनाकर पेड़ पर टांग दिया था। कहते हैं कि उस टाइम का मंजर बहुत डरावना था। और तो और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि वो रात को रोती है और गली में चलती है, लेकिन मैंने ये बातें सुनकर भी अनसुना कर दिया। ऐसे ही एक रात जब मैं छत पर सोने गई तो ठीक रात के 1 बज रहे थे। उस वक्त गली में अचानक से पायल की आवाज आने लगी। उस आवाज को 1-2 बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन इसके 5 मिनट बाद फिर बहुत तेजी से पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। साथियों मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि निकल कर देखती हूँ, शायद कोई गाँव से आ रहा होगा, क्योंकि हमारा घर रोड पर ही है। मैं ठीक जैसे ही रेलिंग से देखने लगी तो यकीन कीजिए सेम वही दीदी पीछे से लाल जोड़े में दिखी। लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उनके कंधे तक पहुंची, मैं अचानक वहां पर बेहोश होकर गिर गई। इसके अगली सुबह जब पिताजी नाइट जॉब से आए और उन्होंने मुझे बेहोश पाया तो वो भी एकदम से घबरा गए। मैं उस वक्त बेहोश के साथ साथ बुखार से लथपथ थी। इसके बाद जब पिताजी ने पानी मारा तब जाकर मुझे कहीं होश आया। शाम होते होते मैं थोड़ी ठीक ठाक सी हो गई। तब जाकर पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई थी क्या, और अचानक तेरी तबीयत क्यों खराब हो गई? खैर मैंने पिताजी को सारी बातें बताई, लेकिन पिताजी ने सोचा कि शायद मजाक कर रही है। इसके बाद ये सारी चीजें मेरे साथ में चलने लगी। दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने छत पर सोना बंद कर दिया। लेकिन इन सब के बाद मुझे मेरा शरीर भारी भारी सा लगने लगा। कई बार तो मुझे खाने में बदबू आती और कभी मुझे एकदम से ऐसा मन करता जैसे कहीं चली जाऊं। मेरा मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता और पूजा पाठ तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी। यूं समझिए कि मैंने मंदिर की तरफ देखना बंद कर दिया था। दोस्तों इन सब के बीच जब मेरे बिहेवियर में चेंज आने लगे तो इन चीज़ों को मेरे भाई ने नोटिस किया। जब मेरे भाई को मुझ पर शक होने लगा तो उसने अपनी दोस्त की माँ को बताया। दोस्त की माँ ने कहा कि इसको टीका लगाने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों जब मेरा भाई मंदिर से पूजा करके टीका लगाने मेरी तरफ आया तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उस वक्त मैं अपने बालों को काटकर खुद से ही जलाने लगी। मुझे ये सारी बातें मेरे भाई ने ही बताई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे होश नहीं था। खैर इस इंसिडेंट के बाद भैया और पिताजी मुझे लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि इसने जिसको देखा है वो अब इसी के साथ ही रहना चाहती है। ये कहीं भी चली जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद बाबा ने लखनऊ में एक मज़ार का नाम बताया। बस फिर क्या था, मुझे वहाँ पर भी ले जाया गया। वहाँ पर भी जो कुछ भी होना था वो सब हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ पर तो मैं ठीक रही। फिर इसके बाद 2015 में मेरी शादी हुई और ठीक 2017 में मुझे एक लड़का हुआ। बस लड़के होने के बाद से वो फिर से वापस आ गई, क्योंकि जहाँ पर मुझे ले जाया गया था वहाँ शायद उसे ढंग से बांध नहीं पाए थे। उसने फिर से मेरे ससुराल में चीज़ें खराब करना शुरू कर दी। अचानक मैं फिर दोबारा अजीब सी हरकतें करने लगी। कई बार तो मैं खाना और कपड़े दोनों जला देती। इन सब के बाद जब ये सारी चीज़ें मेरी सासू माँ ने देखी तो वो गुस्से में मेरी तरफ आकर बोली कि तू पागल हो गई है, ये क्या क्या करे जा रही है। दोस्तों उस वक्त जो चीज़ मेरे अंदर थी वो चीज़ बड़ी तेजी से बोली कि तूने इसको हाथ कैसे लगाया, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगी। दोस्तों उस समय पर नवरात्रों का समय आने वाला था। ठीक उस आत्मा ने कहा था कि मैं इसे अष्टमी के दिन अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद उस पर आप यकीन भी नहीं करो। मैंने इन्हीं हाथों से अपने 3 महीने के बच्चे को इतनी तेजी से फेंका कि लोग देखकर दंग रह गए। दोस्तों वो चीज़
मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं आने देती थी। वो कहती थी कि इस बच्चे को मारकर इसका खून पी जाऊंगी। दोस्तों, इन सब के बाद मेरे ससुराल से मेरे पिताजी को फ़ोन गया। पिताजी ने उन्हें बताया कि हमने तो इसका करवाया था, नहीं मालूम था कि ये फिर से आ जाएगी। दोस्तों, इन सब के बाद अयोध्या से कम 12 पंडित मेरे घर पर आए। उस वक्त मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैं पागलों की तरह कमरे में कभी अपने शरीर पर नाखून मारती तो कभी बाल नोचती। कई बार तो मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले भी डर जाते। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन से अष्टमी तक मेरे घर पर यज्ञ चला, तकरीबन 8 दिन तक। उस समय मुझे एक कमरे में बंद रखा गया और तो और मुझे मेरे बच्चे से भी दूर कर दिया गया था, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझसे बहुत खतरा था। दोस्तों, 8वें दिन मैं बेहोश पड़ी रही। जब 9वें दिन मुझे होश आया तो आप यकीन भी नहीं मानोगे, मुझे देखकर वहाँ के लोग इतने हैरान हो गए जैसे किसी भूत को देख लिया हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं खुद को खुद से पहचान नहीं पा रही थी। उसने मेरी ऐसी हालत कर दी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वैसे 9वें दिन के बाद से अब तक सब कुछ ठीक है। जाते वक्त मुझे बाबाओं ने ताबीज़ भी दिया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये खोना नहीं चाहिए, और अगर गलती से खो भी जाए तो तुरंत आपको हमारे पास आना होगा, क्योंकि हमने उनको बांध तो दिया है लेकिन वो कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा से अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी बात, कहानी सुनाते सुनाते मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं रहने वाली मिर्ज़ापुर की हूँ और मेरी शादी गोरखपुर में हुई है। इस केस के बाद से मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में ही रहने लग गई हूँ। मेरा नाम सोना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सोना जी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वाकई इनकी कहानी बेहद लाजवाब थी। मैं इनकी कहानी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको अगली कहानी की तरफ ले चलता हूँ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं होशियारपुर के एक विलेज में रहती हूँ। मैं आपको अपने विलेज का नाम नहीं बता सकती, लेकिन मेरा नाम आरती है। इस कहानी का पहला पार्ट मैंने इससे पहले वाली कहानी में सुनाया था, तो ठीक अब मैं उसका दूसरा पार्ट सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था। अगर आप चाहें तो इससे पहले वाली कहानी में सुन सकते हैं, लेकिन अभी आगे सुनाती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर वालों ने मुझे किसी अच्छे बाबा के पास दिखाया। उस टाइम सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जैसे ही मैं 6ठी क्लास में गई तो वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मुझे अक्सर पीछे से आवाज़ आती थी, और ये बात मैंने घर वालों को बताई कि मुझे इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। माँ ने मुझसे कहा कि कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। घर वाले इस बात को अनदेखा करते रहे, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें हर रोज़ होने लगी। मुझे अक्सर कोई मेरे नाम से बुलाता था। एक दिन की बात है, मैं और मेरी एक सहेली, जो कि हमारे ही गांव की है, हम लोग स्कूल से वापस आ रहे थे, और ठीक हमारा स्कूल कुछ ही दूरी पर है। हम ठीक मेन रोड के रास्ते से आ रहे थे कि अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई कि आरती रुको, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैंने ठीक अपने साथ वाली लड़की को पीछे देखने को कहा। उसने कहा कि कोई भी नहीं है, चलो। हम धीरे धीरे आगे चलने लगे। ऐसा ही रोज़ होने लगा। मैं ठीक वहम समझकर अनदेखा करती रही। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि मैंने इस चीज़ को अनदेखा किया। धीरे धीरे मैं 10वीं क्लास में पहुंच गई, और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि मैं जब भी स्कूल में जाती तो मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता था। मैं मॉर्निंग असेंबली में भी नहीं जाती थी, खासकर कि प्रेयर के टाइम पर। मैं अक्सर ज़्यादातर बीमार पड़ जाती थी। मैं हमेशा अपनी क्लासरूम में ही रहती थी। एक दिन की बात है, मैं अपनी क्लास में हेड डाउन करके बैठी थी। उस वक्त क्लास के सभी बच्चे नीचे असेंबली में प्रेयर कर रहे थे। मुझे ठीक सबसे पहले किसी के छींकने की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद स्कूल की दीवारों पर खून के छींटे चारों तरफ दिखाई दिए। दोस्तों, यकीन कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं चिल्लाती हुई नीचे की ओर भागी तो तुरंत टीचरों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। मैंने बिना रुके एक ही बारी में सब कुछ बता दिया। सब के सब मेरे साथ ऊपर आए, ये देखने के लिए कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने देखा ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। टीचर मुझसे कहने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने सीधा मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया, और तो और हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे घर आकर मेरे बारे में सबको बताने लगे। कहने लगे कि ये स्कूल में अजीब सी हरकतें करती है। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, स्कूल के सभी बच्चे मुझसे बहुत डरते थे, यहाँ तक कि टीचर भी। दोस्तों, सच कहती हूँ, मुझे स्कूल के दरख्त पर एक लड़की बैठी दिखाई देती थी, जो कि मुझसे हमेशा कहती कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी, ले जाऊंगी तुम्हें अपने साथ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कई बार तो वो मुझे क्लासरूम में भी दिखाई थी, और कभी कहीं। बस एक बात थी, वो ज़्यादातर मुझे स्कूल में ही दिखती थी। और तो और हमारे स्कूल में 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं जाता। एक दिन की बात है, हम सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो उसी रूम में छुपे होंगे। मैं उन्हें वहाँ देखने गई, और जैसे ही मैं अंदर गई
तो दरवाज़ा बंद हो गया। मैं लगातार उसे खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वहां पर उसने एक कबूतर मारा हुआ था। उसके हाथ में एक खंजर भी था और ठीक दीवार पर खून के छींटे। उसने मुझसे इशारे में बात की कि जो हाल इस कबूतर का हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। दोस्तों, आधी छुट्टी के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे घर वालों ने स्कूल की छुट्टियां करवा दी। मैंने ठीक 10वीं के पेपर अपने घर में ही दिए। पर क्या करूं, सच कहती हूं, घर पर भी मेरी हालत बहुत खराब थी। घर वालों ने मुझे हर जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला। बस इतना ही मालूम चल पाया कि मुझ पर किसी ने काला जादू करवाया है और वो ठीक हमारे ही घर से है। बस मैं इतना कहती हूँ कि मैं नौकोदार लाडी शाह वाले को मानती हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे आराम मिला था। वैसे ये कहानी तो मेरी बस इतनी सी है। बस मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये पसंद जरूर आए। मैं भी आप लोगों की तरह अपनी कहानी के आने का इंतजार करूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आरती जी की कहानी। इस कहानी का पहला भाग इन्होंने पिछली वाली कहानी में बताया था। मैं उस कहानी का लिंक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चाहता तो मैं उस कहानी को भी इसमें ऐड कर सकता था, लेकिन बात वही है, कहानी रिपीट हो जाती, बस इसीलिए। खैर, आइए ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का निवासी हूं। आपको बता दूं कि मैं देख नहीं सकता। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक घटना ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। मैंने महेश सर की कई कहानियां सुनी हैं जो मुझे बार बार प्रेरित करती हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी एक कहानी साझा करूं। दोस्तों, मेरी इस कहानी का आरंभ मुकेश से होता है, जो कि मेरे सहकर्मी थे। शुरुआत में हम दोनों के बीच केवल औपचारिक बातें ही होती थी, लेकिन एक दिन हमें ट्रेनिंग पर भेजा गया। ये पहला मौका था जब हमें एक साथ रहने का अवसर मिला। बस फिर क्या था, वहीं से हमारी गहरी दोस्ती हो गई। पर खैर, एक रात की बात है, जब मैं करवट बदलता तो अक्सर मेरी चादर नीचे गिर जाती। मुकेश, जो कि रात भर जागता रहता था, वो मुझे अक्सर चादर ओढ़ने का काम करता था। मैंने चुटकी बजाते हुए उससे पूछा कि तुम रात भर क्यों जागते हो, लेकिन सामने से उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुकेश ने एक कहानी सुनाना शुरू किया, जिसे सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उसने बताया कि 2003 में वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। तब मुझे महेश सर के बारे में पता चला। वैसे मैंने सर को भी ये कहानी मेल की हुई है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस मैं सर से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं दृष्टिबाधित हूँ। मेरी कहानी को भी ज़रूर सुनाइएगा उसको पढ़ के, जो कि आपको मेल की थी। तो दोस्तों, इस कहानी में थोड़ा ब्लंडर हो गया। मैं अक्सर सबकी कहानियाँ पढ़ता नहीं हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग पर बैठता हूँ तो कोशिश यही करता हूँ कि सबकी कहानियाँ सुनाता चला जाऊँ। पर खैर, इस कहानी की कहानी मुझे शायद मेल पर चेक करनी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि उसे पढ़ने के बाद मैं इनकी इस दास्तां को आप तक पहुंचा सकूं। फिलहाल अगली कहानी की ओर चलते हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लव सिसोदिया है। मैं पंजाब राज्य से हूं। मेरे गांव का नाम जलालपुर है और मेरी उम्र 16 साल की है। दोस्तों, जब मैं 14 साल का था तब मेरे साथ एक भूतिया घटना घटी थी। तब मेरे स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। मैं अपने नाना नानी के घर चला गया। नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सच कहूँ तो मैं उनका लाडला हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं खेल कर घर आया तो मेरी नानी ने मेरे लिए चिकन बनाया था। मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है। मैंने बढ़िया से चिकन खाया और उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। इसके बाद सीधा मेरी आंखें 12 बजे के आसपास खुली। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे पापा की बुआ ठीक मेरे सामने खड़ी थी। देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। मुझे डर के साथ साथ फिक्र भी हो रही थी कि मेरे पिताजी की बुआ कहीं गुजर तो नहीं गई। मैंने ठीक इसके अगले दिन पिताजी से पूछा कि बुआ सही है। पापा ने कहा हाँ। दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अगले साल की जून की छुट्टियों में बुआ की मौत हो गई। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो बुआ खड़ी थी शायद वो एक छलावा थी। बस इतनी ही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरीके की कहानियाँ सुनने के लिए बस आप यूं ही साथ बनाए रखें, क्योंकि मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।